नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं खबर सामने आ रही जहां फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला परिसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण पहुंचे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य मंत्री राजेश नागर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मेले के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए, जहां उपराष्ट्रपति ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की और साथ ही हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया गया। बता दें कि ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष मेले में 50 से अधिक देशों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। दुनिया भर से हैंडीक्राफ्ट कलाकार, शिल्पकार और प्रतिनिधि सूरजकुंड पहुंचेंगे। लगभग 700 विदेशी मेहमानों के आने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे ये मेला वैश्विक सांस्कृतिक संगम का रूप लेगा। तो वहीं आपको बताते चले हस्तशिल्प का ये महाकुंभ, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण पहुंचे सूरजकुंड, साथ ही सीएम सैनी ने उनका स्वागत भी किया। उपराष्ट्रपति ने मेले का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। तो वहीं आपको बताते चले तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जहां सीएम सैनी भी मौजूद है, राधाकृष्ण भी, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत भी की। साथ ही फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला परिसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण पहुंचे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य मंत्री राजेश नागर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मेले में उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण शामिल हुए, जहां उपराष्ट्रपति ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की और हस्तशिल्प मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। बता दें ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष मेले में 50 से अधिक देशों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। दुनिया भर से हैंडीक्राफ्ट कलाकार, शिल्पकार और प्रतिनिधि सूरजकुंड पहुंचे। लगभग 700 विदेशी मेहमानों के आने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे ये मेला वैश्विक सांस्कृतिक संगम का रूप लेगा। तो वहीं बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक माह के भीतर दूसरी बार 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसा और कहा कि ममता दीदी मेरा मजाक उड़ा रही थी जब प्रभु श्री राम के राम सेतु, और साथ ही आपको बता दें रावण ऐसा ही सोचता था, इस प्रकार से मुझे कोई हरा नहीं सकता क्या। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि बीजेपी ने 2014 में न केवल 2 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% वोट और 18 सीटें भी मिली। तो वहीं इस दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, ममता के गढ़ में ये चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए अमित शाह। साथ ही अमित शाह का बंगाल का ये दौरा। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान अमित शाह ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते भी नजर आए। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक माह के भीतर दूसरी बार 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज भी कसा और कहा कि ममता दीदी मेरा मजाक उड़ा रही थी जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया था, तब रावण ऐसा ही सोचता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि बीजेपी ने 2014 में केवल 2 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 43 वोट और 18 सीटें भी मिली। तो वहीं आपको बताते चलिए, पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में चुनावी हुंकार भरते नजर आए। अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, ममता दीदी पर तंज कसते नजर आए। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 2024 में मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी जब प्रभु श्री राम ने, राम सेतु बनाया,
तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए। विपक्ष के नेता ममता दीदी 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। मेरा तो वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमालिया गणराज्य के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अदीसलाम अली के साथ अहम बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, काउंसुलर सेवाओं और आपको बता दें बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना था। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि दोनों देशों के बीच उपयोगी और फलदायक बातचीत हुई। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विकास परियोजनाओं और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर भी चर्चा की गई। विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। वहीं काउंसुलर सेवाओं में सुधार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपायों पर भी विचार हुआ। तो वहीं आपको बताते चले, जहां इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमालिया गणराज्य के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अदीसलाम अली के साथ अहम बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, काउंसुलर सेवाओं और बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना बताया गया। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि दोनों देशों के बीच उपयोगी और फलदायक बातचीत हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विकास परियोजनाओं को और बेहतर बनाने और नए अवसर तलाशने पर भी जोर दिया गया। साथ ही आपको बता दें, काउंसुलर सेवाओं से सुधार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। तो वहीं केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां इस दौरान वे दुर्ग जिले के गिरहोला, खपरी और कुम्हारी गांव में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके इस दौरे का मुख्य मकसद जमीनी स्तर पर चल रही कृषि गतिविधियों को देखना, किसानों की समस्याएं समझना और उनसे सीधे संवाद करना है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वे खास तौर पर किसानों से संवाद करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। वहीं दुर्ग जिले में वे सीधे खेतों में जाकर प्रगतिशील किसानों को खेती देखेंगे और साथ ही गतिशील किसान संघ की ओर से लंबे समय से उन्हें यहां लाने का आग्रह भी किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि किसानों के नए प्रयोगों को देखकर उनसे चर्चा करने के बाद बाकी राज्यों में भी उन प्रयोगों को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा वो किसान मेले में भी भाग लेंगे, जिसे उन्होंने सरकार और किसानों के बीच संवाद का एक मजबूत सेतु भी बताया। पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, बाद में भी आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्राणों से प्यारा है। और आज विशेषकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर एक तो मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूं। दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाके वहां बड़ी प्रगतिशील खेती होती है। प्रगतिशील किसान संघ कई दिनों से मुझे आग्रह कर रहा था कि मैं आके उसको देखूं, तो उनके प्रयोगों को मैं देखूंगा, उनके साथ चर्चा भी करूंगा, किसानों से संवाद करूंगा और बाद में किसान मेले में भी भाग लेके, क्योंकि किसान मेला एक सरकार और किसानों के बीच संवाद का सेतु है, तो उसमें भी चर्चा करूंगा। यंग लीडर्स डायलॉग के अंतर्गत यहाँ की कुछ नौजवान दिल्ली गए थे,
तो उनको भी मैंने निमंत्रित किया है, क्योंकि युवाओं के मन में कई तरह के आइडियाज होते हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। और बाद में लौटकर मैं छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरिएट में, मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं की हम लोग समीक्षा करेंगे और भारत सरकार की योजनाओं को और कैसे बेहतर ढंग से हम छत्तीसगढ़ में लागू कर छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकास में योगदान दे सकते हैं, उस पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की कृषि का एक रोड मैप राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। अभी भी यहाँ खेती में जो प्रगति हो रही है, मैं उसके लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अद्भुत काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। 18 लाख आवास जो भूपेश बघेल जी की सरकार खा गई थी यहाँ की जनता की, वो 18 लाख आवास एक साथ छत्तीसगढ़ को पिछले 2 वर्षों में दिए हैं। उनमें तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सड़कें हो या छत्तीसगढ़ में ठीक से विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू करके गांव को पूर्ण विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव, स्वावलंबी गांव बनाना हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पूरा दिन समर्पित है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, यहाँ की खेती के लिए, यहाँ ग्रामीण विकास के लिए। बजट पेश होने वाला है, सब किस तरह से रहने वाले हैं बजट, किसानों के लिए, जो आम जनता उनके लिए किस तरह से रहने वाला है सभी बजट। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। ये बजट उसको और गति देगा। आज मैं विस्तार से बात करूंगा आपसे, राज्य सरकार से चर्चा के साथ मंत्रालय में, तब हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस का काम तो केवल विरोध करना है। अब विकसित भारत जी राम जी, ये गरीब और मजदूरों के लिए वरदान है, किसानों के लिए भी वरदान है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन हमने रोजगार कर दिया, लेकिन कांग्रेस को लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कर दिया कि अब मनरेगा की तरह यहाँ की मिट्टी खोद के वहां डाल दी, जैसा भूपेश बघेल सरकार में होता था। एक ही सड़क बार बार बना दी, ओवर एस्टिमेट बना के पैसा निकाल लिया। ये नहीं होगा। एक एक पाई, एक एक पैसा गांव के विकास में लगेगा, तो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके लिए विकसित गांव जी राम जी योजना के अंतर्गत बनेंगे और गांव का प्लान बनाएगी ग्राम पंचायत। तो पैसे का हम ढंग से उपयोग करेंगे कि कौन कौन सी चीजें बनाना है। कांग्रेस का काम सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना है और आपस में लड़ना है। पहले काका बाबा लड़ते थे, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता पिस रहा है बेचारा, उस पर क्या मैं टिप्पणी करूं। तो वहीं एनसीपी की विधायक दल बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सुनेत्रा पवार को पार्टी का नया विधायक दल नेता चुन लिया गया है। सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद के रूप में विधान भवन पहुंची थी, जहां सर्वसम्मति से उन्हें पार्टी का नेता बनाए जाने का फैसला लिया गया। इससे पहले एनसीपी नेताओं ने दिवंगत अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। पार्टी नेताओं के मुताबिक ये फैसला संगठन और राज्य की राजनीति के लिए निर्णायक भी माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, सुनेत्रा पवार को खेल विभाग और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। जहां आपको बताते चले, एनसीपी की विधायक दल बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए सुनेत्रा पवार को पार्टी का नया विधायक दल नेता चुन लिया गया है। सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद के रूप में विधान भवन पहुंची थी, जहां सर्वसम्मति से उन्हें पार्टी का नेता बनाए जाने का फैसला लिया गया। इससे पहले एनसीपी नेताओं ने दिवंगत अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी नेताओं के मुताबिक ये फैसला संगठन और राज्य की राजनीति के लिए निर्णायक भी माना जा रहा है। सुनेत्रा पवार को खेल विभाग और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है, जहां महाराष्ट्र राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। सर्वसम्मति से लिया गया है ये फैसला, जहां सुनेत्रा पवार बनी एनसीपी विधायक दल नेता।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेहरौला विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, यहां मेहरौली विधानसभा में 135 करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधाएं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि दिल्ली सरकार का ध्यान लोगों की मूलभूत जरूरतों पर भी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहर के आधुनिक विकास पर केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा बजट दिल्ली के लोगों के लिए आएगा और हम सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनता और अधिकारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने जनता को विकास कार्यों की पूरी जानकारी दी। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम दिल्ली सरकार की विकास प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं को भी दर्शाता है। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री का यह नया फैसला, जहां अब दिल्ली को बेहतर और नई सुविधाएं दी जाएगी, जिसके लिए कई कार्य भी शुरू किए जा चुके हैं। जहां आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेहरौली विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, यहां मेहरौली विधानसभा में 135 करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत की गई। हमारा लक्ष्य दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधाएं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि दिल्ली की जनता और सरकार का ध्यान भी, आपको बता दें, सरकार का ध्यान जनता को मूलभूत सुविधाओं को से देना है। साथ ही विकास पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी का बेसब्री से इंतजार है। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनता और अधिकारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने जनता को विकास कार्यों की पूरी जानकारी भी दी। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम दिल्ली सरकार की विकास प्राथमिकता और आगामी योजनाओं को भी दर्शाता है। ये दिल्ली के हिस्से के, दिल्ली वासियों के अधिकार के काम हैं जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। वर्षों से जिस इच्छा के साथ, जिस अभिलाषा के साथ में दिल्ली वासी इंतजार कर रहे थे कि उनके यहाँ पानी की लाइनें हो, उनके यहाँ नई सीवर की लाइनें हो, उनके यहाँ पे सड़कें ठीक ठाक बने, नाली नालों का पुनरुद्धार हो, परंतु कभी पिछली सरकार ने न उनके विधायकों ने अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। अब हर एक विधानसभा में हमारे 100 करोड़ से अधिक के काम हो रहे हैं। आज भी हमने 135 करोड़ के काम इस मेहरौली विधानसभा में उसका शुरुआत की है और अन्य काम भी पाइपलाइन में है जो टेंडर प्रक्रिया में अभी चल रहे हैं। ये सारे काम जब जमीन पे दिखाई देने लगेंगे तो क्षेत्र की जनता जिस सुविधा के लिए वर्षों से तरस रही थी वो उनको मिल पाएगी। इस 11 महीने में हमारा यही लक्ष्य रहा कि हम दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं दें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दें और वो सभी काम करें जिसके लिए वो तरस रही थी। मैं ये समझती हूँ कि बेहतरीन बजट दिल्ली के लिए आएगा। हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके बजट के आने के बाद फिर से आप लोगों से बात करें। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी तरीके के तमाम बातें भी कही गई। जहां आपको बता दें, चंडीगढ़ के नए चुने गए मेयर सौरभ जोशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और साथ ही आपको बता दें औपचारिक मुलाकात भी की। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी मेयर और जनसनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने तीनों को चुनाव जीतने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर सौरभ जोशी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के नागरिकों को सुशासन और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेयर सौरभ जोशी ने भी अपनी ओर से जनता की भलाई के लिए काम करने और शहर में विकास कार्यों को तेज गति देने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य नगर वासियों के जीवन स्तर में सुधार और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना होगा। इस मुलाकात को शहर के प्रशासनिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर भी माना जा रहा है, जिससे चंडीगढ़ में सुव्यवस्थित और समग्र विकास की दिशा में तेजियां लाई जा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक खास मौके पर फिल्म गोदान का पोस्टर जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फिल्म की पूरी कास्ट के साथ पोस्टर लॉन्च किया और इस
फिल्म के विषय पर संदेश पर प्रकाश भी डाला। जानकारी के अनुसार ये फिल्म महात्मा गांधी और ग्रामीण जीवन की चुनौतियों पर आधारित है और समाज में व्याप्त मुद्दों को भी उजागर करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों को समाज और ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को समझने का अवसर भी मिलेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर भोपाल से शासकीय गुलाब उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उद्यानिकी एवं खाद्य संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के फूलों, सजावटी पौधों और पुष्प सजा के आकर्षण स्टॉल लगाए गए, जो आम जन के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और आम नागरिकों को पुष्प उत्पादन के प्रति जागरूक करना तथा मध्य प्रदेश को पुष्प उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं और ये किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत है। अभी तो जनवरी समाप्त नहीं हुआ, पूरे 12 महीने तक हर 2-4 दिन बाद ऐसे एक के बाद एक सभी विभागों के कार्यक्रम चलते रहेंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर ये एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया तैयारी की, तो अब बाकी लोग भी देखने आना चाहिए। तो मैं राज्य भर के लोगों के लिए 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम प्रदर्शनी का चलता रहेगा, इसकी घोषणा करता हूं। जहां से भी आए आराम से देखे, समझे, और यहां सभी प्रकार के मार्गदर्शन की व्यवस्था रहेगी। विभाग सब प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए इस प्रकार के आयोजन लगातार करता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूं, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं, ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहा है। और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहा है। क्या आनंद आ रहा है। इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। तो वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने घोष खमार एचएस स्कूल ग्राउंड में नए स्कूल भवन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के नए भवन का निरीक्षण किया और छात्रों, शिक्षकों तथा स्थानीय लोगों के साथ इस खुशियों से भरे पल को साझा भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही किसी भी राज्य के विकास की नींव है और सरकार लगातार बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक निवेश किया जाएगा ताकि छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।